बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। कोरोना केसेस में इजाफा, क्या पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम किसी भी संगीन सूरत हाल को कंट्रोल कर पाएगा? एंटीबॉडीज टेस्ट बुनियादी तौर पर क्या होता है? कोरोना वबा के बाद पाकिस्तानी मईशत कहाँ खड़ी है? वफाकी बजट की तैयारी, हुकूमत के लिए बढ़ती मुश्किलात, अवाम को क्या रिलीफ मिल सकता है? टिड्डी दल की तबाहकारियां जारी, फसलों को शदीद नुकसान, हुकूमती इकदाम क्या खुराक की किल्लत हो सकती है? ऑलराइट जी, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। कोरोना वायरस की वबा को सामने आए लगभग 6 माह हो चुके हैं। 6 माह गुजरने के बावजूद अभी तक कोरोना ख़त्म नहीं हो रहा है। अब वो ममालिक भी मुतासिर हो रहे हैं जिनकी इब्तदाई लहर जब कोरोना की आई थी तो वो काफ़ी हद तक महफूज रहे थे। अमरीका के बाद ब्राज़ील, रूस, भारत और स्वीडन ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर इस वबा ने सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। सबसे ज़्यादा इन ममालिक को इस वबा का सामना करना पड़ा है। लेकिन पाकिस्तान में ईद के बाद से केसेस की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। हम जो केसेस की रेशियो है वो 66,000 से तजावुज़ कर गई और अब रिकॉर्ड अमवात हुई 78। कल जब हमने बात की थी तो 24 घंटे में सबसे ज़्यादा अमवात 57 थी, लेकिन आज 78 अमवात हो गई हैं। गुज़िश्ता रोज़ मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्ज़ा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। कल भी हमने इस पर बात की कि उन्होंने अलार्मिंग नंबर्स के हवाले से आगाह किया, साथ ही साथ उन्होंने कैपेसिटी के हवाले से बात की। लेकिन ये जो 66,000 तक पहुंच गई है तादाद, अगर हम 10,000 के केसेस के हिसाब से करें कि पहले 10,000 केसेस कितने दिनों में आए, दूसरे 10,000 केसेस कितने दिनों में आए, तो हमने ये फिगर्स निकाले हैं। पहले 10,000 केसेस 57 दिनों में रिपोर्ट हुए थे, दूसरे 10,000 केसेस 11 दिनों में रिपोर्ट हुए थे, तीसरे 10,000 केसेस 6 दिन में, चौथे 10,000 7 दिन और पांचवें 10,000 केसेस 5 दिन में और आखिरी जो 6,000 केसेस हैं, जो छठे 10,000 केसेस हैं, वो भी 5 दिन में रिपोर्ट हुए हैं। तो इस तरह से केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने कम दिनों के साथ ये केसेस ऊपर जा रहे हैं। ये ग्राफ एक दिन में रिकॉर्ड अमवात हो चुकी हैं। पाकिस्तान में टेस्टिंग कैपेसिटी पर पहले सवाल उठाए जा रहे थे कि पाकिस्तान में टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत कम है। सबसे ज्यादा जो टेस्टिंग कैपेसिटी अब तक देखने में सामने आई है वो सिंध में है, लेकिन मजमूई तौर पर हमारे यहाँ टारगेटेड टेस्टिंग हो रही थी। अब एक और चीज़ है, एक तो हम टेस्टिंग कैपेसिटी पे बात करेंगे, किस तरीके कार के तहत टेस्ट किया जा रहा है। एंटीबॉडीज टेस्टिंग सिस्टम है, उसके तहत कहा जा रहा था। पाकिस्तान में डॉक्टर्स ने इंडोर्स भी किया, जबकि साथ ही साथ बरतानिया में एंटीबॉडीज टेस्ट के लिए सरकारी कंपनी को मंजूरी भी दे दी गई, ठेका भी दिया गया। पाकिस्तान में इस सिलसिले में क्यों नहीं कोई इकदाम किए जा रहे? पाकिस्तान में किस तरीके कार के तहत टेस्टिंग हो रही है और क्या जिस तरीके कार के तहत टेस्टिंग हो रही है उसमें मार्जिन ऑफ एरर कितना है? क्योंकि इस हवाले से कहा जाता है कि मार्जिन ऑफ एरर भी आ जाता है। इस पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि पाकिस्तान में इम्यून सिस्टम के हवाले से बात की जा रही थी कि पाकिस्तान में इम्यून सिस्टम लोगों का स्ट्रांग है। अगर 1 लाख लोगों के टेस्ट किए जाएं तो उनमें से गालिबन 90,000, जो डॉक्टर्स ये बात करते हैं कि 90,000 लोग ऐसे होंगे जिनमें कोरोना आया और उसके बाद वो खुद ब खुद खत्म भी हो गया क्योंकि उनका मुदाफियती निजाम मजबूत था। तो पाकिस्तान में इस वक्त हेल्थ सिस्टम कहां स्टैंड कर रहा है? पाकिस्तान में टेस्टिंग का तरीकाकार क्या है? अगर टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती और ये केसेस इसी रेशो के साथ ऊपर जाते हैं तो क्या टाइमलाइन है, कब तक हम इसकी दूसरी लहर में दाखिल होंगे? क्योंकि डब्ल्यूएचओ भी ये बात कर रहा है कि अभी पीक आना बाकी है। पहले जून के स्टार्ट की बात की जा रही थी, अब जुलाई तक का फिगर दे रहे हैं डॉक्टर्स। अब बहुत सारे सवालात हैं, इस पर हम बात करेंगे। मुझे डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं वीडियो लिंक के जरिए, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहला जो मैं आपसे बेसिक सवाल करना चाहूंगा जो कि हर शख्स के जहन में आ रहा है कि सबसे पहले तो ये बताएगा कि हम इस वक्त कहां पहुंचे हैं, किस मरहले में हैं? वैक्सीन के हवाले से भी बहुत सारे सवालात, कुछ ममालिक ने यह दावा किया कि उन्होंने वैक्सीन तैयार भी कर ली है। फिर टेस्टिंग कैपेसिटी के हवाले से भी बात की जा रही है। केसेस तो हमारे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारे यहाँ क्या क्या सूरत हाल है इस वक्त? मैं ये समझता हूँ कि जो आपने इंट्रो में बात की है बिल्कुल दुरुस्त की है। इस वक्त सूरत हाल बहुत ही तशवीशनाक है कि 24 घंटे में जब 78 और 80 केसेस डेथ के आ जाएं तो ये बहुत तशवीशनाक बात है। और मैं समझता हूँ कि ये वही बात है जो हम 2 महीने रोजाना खास हम बढ़ते हैं और नंबर ऑफ डेथ बढ़ता है तो एक बहुत तशवीशनाक बात होगी, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल्स पे इसका लोड पड़ता है और डॉक्टर्स हजरात चूंकि खुद बीमार हो रहे हैं। हमारे 24 घंटे में 5 डॉक्टर पाकिस्तान में इंतकाल कर चुके हैं। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक और बहुत ही परेशान कुन बात है और मैं समझता हूँ कि ये फिगर और बढ़ेगा अगले 10-12 दिन में, जो कि तशवीशनाक हो सकता है।
अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ टेस्टिंग कैपेसिटी वाकईतन बड़ी है और जहाँ तक टेस्टिंग कैपेसिटी होनी चाहिए वहीं तक है, और साथ ही साथ हमारे यहाँ कौन सा तरीकाकार इस्तेमाल किया जा रहा है टेस्ट करने के लिए? एक तो कुछ तरीकाकार की बात की गई डॉक्टर्स की तरफ से, हमारे शोज में भी आके डॉक्टर्स ने बात की, गालिबन आपने पहले भी बताया था, लेकिन फिल वक्त मैं एंटीबॉडीज टेस्टिंग के तरीके के हवाले से आपसे जानना चाहूंगा कि एंटीबॉडीज पर जो जोर दिया जा रहा है, दीगर ममालिक भी इस पर बात कर रहे हैं, पहले तो ये बता दी बुनियादी तौर पर एंटीबॉडीज टेस्ट है क्या, ये किस तरह से होता है और ये कैसे मुख्तलिफ है? देखिए, एंटीबॉडीज टेस्ट जो है ना, वो इस तरह से है कि वो एक ऑथेंटिक टेस्ट नहीं है। वो स्क्रीन आउट करने के लिए है कि आपने, जैसे मैंने डिमांड किया था कि तमाम डॉक्टर्स जो हैं और पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस का आप सीरोलॉजी टेस्ट करा लें, यानी कि जो एंटीबॉडीज आप कह रहे हैं, तो उससे ये होगा कि जिन जिन लोगों के जिस्म में एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, इसका मतलब है कि वो लोग सेफ हैं, वो अपना काम आराम से कर सकते हैं। इसी तरह से आम आवाम के भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि कंफर्म कि जी इसमें अभी कोरोना है, कोरोना पॉजिटिव है, कोरोना नेगेटिव है। उसके लिए जो पीसीआर है वही एक ऑथेंटिक टेस्ट है, जिसके जरिए जो नाक से नेजोफेरिंग्स में जो नाक के पीछे का हिस्सा होता है, उसका एक स्वाब लेके और वो किया जाता है कि उसको चेक किया जाता है। उसमें भी बहुत सारी गलतियों का इम्कान रहता है, वो भी तकरीबन 70% ऑथेंटिक होता है, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन अगर आपने जो अभी टेस्ट किए हैं, जो सीरोलॉजी करके हम कंफर्म कर रहे हैं, और जो डेली ये बताया जाता है कि हमने इतने केसेस बढ़ गए और इतने केसेस कम हो गए, वो सीरोलॉजी के तहत नहीं होता है, बल्कि पीसीआर के तहत होता है, और जो कि कंफर्मेशन होता है कि इतने लोग जो है कोरोना पॉजिटिव हैं। लिहाजा आपके कहने का चूंकि मतलब है वो कि टेस्ट हमारे पास कम है। आपके कहने का मतलब है कि एंटीबॉडीज जो जी टेस्टिंग जी तरीका कर उसमें मार्जिन ऑफ एरर ज्यादा आ जाता है, मार्जिन ऑफ एरर के चांसेस होते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब जो बर्तानिया जी, में आवाज उनकी एक रश कंपनी है जिसको उन्होंने गो अहेड भी दे दी है, फिर वहां पर एंटीबॉडीज टेस्टिंग तरीकाकार को क्यों अपनाया जा रहा है? देखिए देखिए मैं ये जो एंटीबॉडी टेस्टिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और ये जो पीसीआर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हम्म। हम उससे कंपेयर नहीं कर रहे हैं। एंटीबॉडीज का हमारा पॉइंट ये है कि एंटीबॉडीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक एक आउटलाइन देता है, एक आपको आइडिया देता है कि इस आदमी में वायरस है, आया है कि नहीं आया है, ठीक। ये होता है। लेकिन ये पता करना है कि ये आदमी इस वक्त कोरोना का मरीज है कि नहीं है, उसके लिए वो जो टेस्ट सारी दुनिया में है वो है पीसीआर टेस्ट। तो वो पीसीआर टेस्ट कंफर्मेशन के लिए होता है। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि एंटीबॉडीज आप करना शुरू करें, क्योंकि उससे आपको एक आउटलाइन मिल जाएगा कि ये फला आदमी जिसके अंदर एंटीबॉडीज बन चुके हैं, आईजीजी डेवलप हो चुका है, इसका मतलब है कि ये आदमी को इन्फेक्टेड वो हो चुका है, ये गुजर चुका है, कोरोना इसको हो चुका है, इसको पता भी नहीं चला, और ये एंटीबॉडीज बन चुका है। तो ये एक अलग टेस्ट है, हमारी सीरोलॉजी टेस्ट या एंटीबॉडीज टेस्ट ये अलग है, और जो कंफर्मेशन है वो पीसीआर टेस्ट से कंफर्मेशन होती है कि जी ये आदमी इस वक्त कोरोना का पेशेंट बना हुआ है। ठीक है, और गालिबन पाकिस्तान में इस टेस्ट पर पाबंदी आयद की गई थी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और अगर पाबंदी थी तो क्यों थी, और इस टेस्ट के लिए क्या कोई वसाइल दरकार होते हैं जो हमारे पास नहीं है? आपने पाबंदी की बात की, मैंने आपकी थोड़ी आवाज समझ पाया हूं। मेरे ख्याल में देखिए, पाबंदी तो इसलिए लगाई गई थी कि उस जमाने में जो पीसी है, ये जो सीरोलॉजी टेस्ट है, एंटीबॉडीज टेस्ट है, इसमें बेतहाशा किट्स आ रही थी चाइना से और दूसरी जगहों से, जिसकी ऑथेंटिसिटी का प्रॉब्लम थी। इसलिए गवर्नमेंट ने वो अलाउ नहीं किया कि हर आदमी फिर गली गली में जो है वो सीरोलॉजी टेस्ट होना शुरू हो जाता है, और उससे बहुत सारे कंफ्यूजन अलग फैलते हैं। लिहाजा गवर्नमेंट ने उसको अलाउ नहीं किया। हमने गवर्नमेंट से डिमांड ये किया था कि ये सीरोलॉजी टेस्ट शुरू किया जाए, एंड गवर्नमेंट शुड अलाउ। और वो कौन सी किट के जरिए करेंगे, ये गवर्नमेंट के थ्रू होना चाहिए, और वो गवर्नमेंट जो है वो लाइसेंसिंग इशू करे प्राइवेट वालों को भी और पब्लिक हॉस्पिटल्स को, लैब को भी, ताकि वो उसकी ऑथेंटिसिटी जो है हमारे पास बरकरार रहे। लिहाजा उस वक्त इन्होंने, गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई थी, और अभी भी बहुत ही सब जगह पे ये टेस्ट नहीं हो रहा है। अभी इन्होंने अलाउ किया हुआ है, लेकिन ओपनली नहीं है ये।
ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा इस पे आ जाते हैं। टेस्टिंग की जो तादाद बढ़ रही है, कैपेसिटी पर भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है, हम देख रहे हैं कि शहरों में जो लोग मौजूद हैं उनमें ज्यादा इफेक्ट कर रहा है कोरोना, जबकि देहातों में जो लोग मौजूद हैं वो मिलजुल भी रहे हैं, इकट्ठे बैठ भी रहे हैं, उनकी गैदरिंग्स भी उसी तरह से हो रही हैं, लेकिन वहां पर कोरोना इफेक्ट नहीं कर रहा। क्या ये रिलेट करता है इम्यून सिस्टम से, कि कहा जाता है कि देहात में जो लोग रहते हैं वो ज्यादा सख्त जान होते हैं, शहर के लोग सख्त जान नहीं होते, शायद इस वजह से शहर के लोगों को इफेक्ट कर रहा है, या ये परसेप्शन गलत है, इम्यून सिस्टम तमाम लोगों का एक जैसा? नहीं जी, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जब जो लोग देहात में रहते हैं, जो कि गांव में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू सिटीज के जो लोग शहरों में रहते हैं। तो ये तो बिल्कुल एक ऑब्वियस सी बात है और ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि जितनी आप साफ सुथरी जगह पर रहेंगे, उतने आप में जो इम्यूनिटी है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, वो आपकी कम रहेगी। अगर शहर का आदमी अगर गांव जाता है तो वो बीमार होने के उसके चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन शहरी आदमी अगर जो गांव का एक आदमी अगर वो शहर में आता है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो कुछ भी खाता पीता है, जैसे भी रहता है, वो अगर मिनरल वाटर नहीं लेता, सादा पानी पीता है, तो उसको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर गांव के में अगर कोई चला गया, या इसी तरह से जैसे बाहर से किसी मुल्क से लोग पाकिस्तान आते हैं तो वो मिनरल वाटर का इस्तेमाल करते हैं, उनसे कहा जाता है कि जी वो आप मिनरल वाटर इस्तेमाल करें, बल्कि बाज़ जगहों पर तो मिनरल वाटर को भी लोग बॉयल करके पीते हैं, सिर्फ इसीलिए कि यहाँ पे उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत उनकी बहुत ही कमजोर है, जो बाहर के मुल्क में जो रहते हैं। तो लिहाजा ये जो बीमारी है कोरोना वायरस, ये गांव में इस वक्त कम है। उसकी वजह एक चीज समझ में आती है, अभी तक प्रूवन नहीं है, लेकिन ये बात समझ में आ रही है कि शायद उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत गांव में बहुत ही स्ट्रांग होती है, तो इसलिए वायरस का जो असर है वो असर वो वहां पर नहीं कर पाता जितना कि शहरी लोगों को ये असर करता है, और बहुत ज्यादा सीवियर हो जाते हैं यहाँ पे। लिहाजा इसकी वजह यही समझ में आती है कि गांव के लोग जो है वो ज्यादा इम्यून है, और उनकी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग होती है, इसलिए उनके ऊपर कोई खास असर नहीं हो पा रहा। तो अभी आप क्या सजेस्ट करेंगे, अभी वो लोग जो हमें देख रहे हैं, क्योंकि अब केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और हुकूमत की तरफ से इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एहतियात बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या डाइट प्लान थोड़ा मुख्तलिफ हो जाना चाहिए, कौन सी गजाएं आप रूटीन रोजमर्रा इस्तेमाल करें तो आपके इम्यून सिस्टम बेहतर रहेगा, खासतौर पर वो लोग जो शहरों में मौजूद हैं? जी हाँ, ये हमने बारहा कहा है, और हमने एज ए पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल, मैंने 22 जनवरी को जो एक हेल्थ अलर्ट में ये तमाम बातें बहुत अरसे से हम अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि ये वायरस जो है, इससे बचने का एक तरीका है कि आप अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाएं। और क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कि आप जो है रात की 8 घंटे की नींद पूरी करें, रात की नींद। और मैं समझता हूं कि गांव के और शहर में ये भी एक बहुत बड़ा फर्क है कि गांव के लोग 8-9 बजे सो जाते हैं और सुबह फजर में उठते हैं। हमारे शहर में जो लोग हैं वो तकरीबन 12-1 बजे के बाद उनकी सोने की प्लानिंग होती है, और सुबह फिर वो उठते हैं, अपने काम में जाते हैं। तो लिहाजा साइंसी तौर पे भी और इस्लामी रूह से भी हम समझते हैं कि रात को 8 घंटे की नींद, 7 से 8 घंटा सोना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अच्छी गजा का इस्तेमाल, अच्छी गजा के अंदर जो है, जो हम अपनी ईस्टर्न गजा है बहुत अच्छी होती है, ये जंक फूड का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। बर्गर, पिज्जा, इससे आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है। आप जो घर के बने हुई चीजें होती हैं, पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करें, जिसमें चाय है, पानी है, जूस है, सूप है। तो इस तरह के इस्तेमाल करने से आजकल जो ड्राई फ्रूट्स लिए जाएं, आप सूप का इस्तेमाल करें, यखनी का इस्तेमाल करें, और जितना आप घर पे बैठेंगे उतनी आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रांग होती जाएगी। आप अपने आप को एंगेज करें हेल्दी एक्टिविटीज में, एकेडमिक की एक्टिविटीज में। तो मैं समझता हूं कि जब आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रांग रहेगी तो आप जो है, ये जो वायरस आप में आएगा भी तो शायद इतना आपको तंग ना कर सके जितना कि उन लोगों को तंग करेगा कि जो लोग रात को देर से सोते हैं, एक वक्त का खाना नहीं खाते हैं, और ये समझते हैं कि मैं शायद डाइटिंग कर रही हूं या कर रहा हूं, उनके लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो अच्छा खाना खाएं, पानी का इस्तेमाल, लिक्विड का इस्तेमाल करें, नींद पूरी करें,
तो मैं समझता हूं कि आप इस बीमारी का बहुत अच्छी तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, मेरे साथ मौजूद थे। और कोरोना वायरस का मुकाबला खुद किया जा सकता है। अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखें, अपनी ग़िज़ाओं में बेहतरीन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, अपनी नींद पूरी करें। आज इस सेगमेंट को हमने करना ही इसी वजह से, ताकि आपको हम बता सकें कि कोरोना से डरना नहीं है। बुनियादी तौर पर आप एहतियात बरतें, ग़िज़ाओं में ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जिससे आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत होता है, तो आप इससे लड़ सकते हैं। यकीनी तौर पर यह नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और अपनी रूटीन थोड़ी सी तब्दील करने की ज़रूरत है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मुआशी तौर पर हम इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? क्या कोरोना की वजह से ही हमारी मुआशी नीचे चलेगी, या पहले भी हमारे हालात ऐसे थे या बेहतर थे? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। मुल्क की मईशत इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही है? पूरी दुनिया कोरोना की लपेट में है। पाकिस्तान की मईशत इससे मुतासिर हुई है कोरोना की वजह से। पूरी दुनिया की मईशत इसकी वजह से मुतासिर हुई है। लेकिन क्या तमाम चीज़ें कोविड पर डाल देना दुरुस्त है? क्या लॉकडाउन इसकी वजह करार देना कि लॉकडाउन हुआ पूरी दुनिया में, इस वजह से तमाम दुनिया की मईशत तो कोलैप्स कर गई, लेकिन पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो बात हो रही है, क्या सारा खाता कोविड पर या लॉकडाउन पर डालना दुरुस्त है? रवां माली साल के पहले 9-10 महीने में मईशत की क्या परफॉर्मेंस थी? आज हम जरा कंपैरिजन करेंगे इस सेगमेंट में कि इससे पहले क्या सिचुएशन थी, क्योंकि 4 क्वार्टर्स होते हैं इकोनॉमी के। थर्ड क्वार्टर में जाकर लॉकडाउन आया और इससे मुतासिर हुई। इससे पहले क्या हालात बेहतर थे जो हम बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी नीचे जा रही है? क्या मईशत इससे पहले गुड पैटर्न पर जा रही थी, अच्छे टेक ऑफ की तरफ थी? इसका हम जायजा लेंगे। और फैक्ट्स ऑफ पैंडेमिक ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी, कि ये जो पैंडेमिक है इसके पाकिस्तान की इकोनॉमी पर क्या असरात हुए हैं। इकोनॉमी का जो सेक्टर 4 होते हैं, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल, सर्विसेज और जीडीपी ग्रोथ, इन पर मईशत का इन्हिसार होता है। अब अगर बात की जाए जुलाई से मार्च 2020 तक की, तो लॉकडाउन से पहले क्या हमारी मईशत बेहतर थी? क्या कंडीशन बेहतर थी? ज़राअत का जो शोबा था उसमें टारगेट जो था वो 3.50% था, लेकिन जो प्रोविजनल हमें मिला वो 2.67% मिला। इसके अलावा टिड्डी दल का खतरा है। अभी एनडीएमए ने यह कह दिया है कि मजीद अभी सैलाब आना है टिड्डी दल का, तो उससे भी हमारी मईशत बहुत ज़्यादा मुतासर होगी। अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो उसमें जो टारगेट था वो 2.30% था, लेकिन -2.64% हो गया। अगर सनती शोबे की बात की जाए तो इसमें एक्सचेंज रेट, शरह सूद, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब महंगी रही, तो इसमें भी कोई बेहतरी नहीं हमें नजर आई। सर्विसेज की बात की जाए तो वो 4.80% था, लेकिन जो टारगेट था, लेकिन प्रोविजनल जो हमें मिला वो 0.59% मिला। और जीडीपी ग्रोथ की बात की जाए तो वो भी नेगेटिव में गई, 4.00% था, जो कि 0.38% है। तो पहले मईशत की ये हालत थी लॉकडाउन से पहले, कोविड से पहले की अगर बात की जाए मार्च तक की। तो इसके बाद अब क्या सिचुएशन है? क्या तमाम तर मलबा मईशत पर डाल देना लॉकडाउन की वजह से, कि मईशत इस वजह से हमारी नीचे जा रही है, दुरुस्त है? इस पर हम बात करेंगे। बजट आ रहा है, बजट के हवाले से, और आईएमएफ ने जो नए टैक्सेस का जोर दिया है, नए टैक्सेस के हवाले से आईएमएफ बात कर रहा है। इस सारी सिचुएशन में हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? और एक खास तौर पर जो महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, इस महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा? और साथ ही साथ बजट आता है तो बजट में कितना ज़्यादा बोझ और जा सकता है जो आम सारिफ है, आम आदमी उस पर? साबिक सेक्रेटरी ख़जाना डॉक्टर वक़ार मसूद साहब मुझे वीडियो लिंक के जरिए प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से अभी बात हो रही है, हुकूमती सतह पर भी ये बात की जा रही है कि लॉकडाउन की वजह से, और ये बिल्कुल दुरुस्त भी है कि पूरी दुनिया की जो मईशत है वो डाउन में चली गई, पूरी दुनिया की मईशत नीचे चली गई, लेकिन पाकिस्तान में क्या लॉकडाउन से पहले हमारी मईशत बेहतर थी? पहले हालात बेहतर थे और अब जो बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं, या पहले भी हालात ऐसे थे, बस कुछ फर्क पड़ा है? नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, यानी क्या मईशत पहले थी और अब क्या हो गई है, उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन इसमें दो राय हो सकती हैं कि इससे पहले क्या हुकूमत की जो कारकर्दगी थी, माशी कारकर्दगी, वो बहुत अहसन थी, काबिल तारीफ थी। जो अहदाफ उसने अपने लिए मुकर्रर किए थे पिछले बजट के अंदर, उसके मुताबिक थी। तो उसमें यकीनन कमी थी। बहुत ही अच्छी भी अगर परफॉर्मेंस थी तो वो 17-18% की ग्रोथ। तो यही एक बहुत बड़ा जो है धचका लग रहा था
हुकूमत की कारकर्दगी को। फिर उसके अलावा ये हर कोई उस वक्त भी कह रहा था कि हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा ऑस्टेरिटी के डिमांड को कंटेन करने के लिए और इस्लाहात के अमल को फोकियत देने के ऊपर मुसर थी। और इन्फ्लेशन भी हो रहा था, इंटरेस्ट रेट्स भी बहुत हाई थे, और क्योंकि आपने पॉलिसीज ऐसी रखी तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा था, इंपोर्ट्स कम हो रही थी। लेकिन अगर इंपोर्ट्स कम हो रही हैं तो मईशत तो सुकड़ेगी ना, क्योंकि वो चीज़ जो आ रही थी, वो मशीनरी थी, वो तेल और गैस की दरामद हो रही थी, या दीगर अशिया की जो एक्सपोर्ट्स को बनाने में जाती हैं। अगर इंपोर्ट्स कम हुई तो उन सब के ऊपर मनफी असरात आए, और खुसूसन आपने देखा ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर बड़ा मसला था, और आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव था, और ये बात तय थी कि ये 3.3% की ग्रोथ उस वक्त भी ये तय था कि इतनी नहीं होगी, और IMF ने शायद उसको 2.5% जो है कर लिया था। अब तो यकीनन जो है वो कारकर्दगी जो थी, अगर वो बहुत मुस्तहसन नहीं थी तो चले कुछ हो रहा था। IMF के साथ एक रिव्यू मुकम्मल हो गया था, दूसरे रिव्यू के अंदर कुछ इब्तदाई बातचीत हुई, और बिल आखिर उन्होंने कहा कि नहीं हम ये भी कर रहे हैं, और उन्होंने कोई डेट भी दे दी थी आई थिंक जनवरी के अंदर जो है अपने बोर्ड में जाने के लिए, या फरवरी वगैरह में, नहीं बल्कि मार्च वगैरह में। अच्छा जी, तो ये बातें हो रही थी। यकबैक ये तूफान आ गया, ये आंधी आ गई, ये हादसा हो गया, ये सानहा हो गया, और उसने पूरी दुनिया को बंद कर डाला। देखिए, अगर जब दुनिया बंद हो जाए तो मतलब यानी फिर तो सारी मईशत का पहिया जाम हो जाता है, और ये हकीकतन यानी इस्तिलाहन जिसे पहिया जाम कहते हैं, वो पहिया जाम हो गया। लोग घरों में बैठ गए, सड़कों पर ट्रैफिक गायब हो गया, इंटरनेशनल ट्रैवल खत्म हो गया। इफेक्ट हुआ है, और ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया की मईशत इफेक्ट हुई है। लेकिन डॉक्टर साहब, टैक्स कलेक्शन की अगर हम बात करें तो टैक्स कलेक्शन फंडामेंटल चीज़ है। इसका इन्हिसार, इकोनॉमी का इन्हिसार टैक्सेस पर होता है। आप टैक्सेस कलेक्ट करेंगे, उससे फिर आप आगे चल सकेंगे। टैक्स का जो हदफ रखा गया वो 5.5 ट्रिलियन रुपए रखा गया था, यानी कि 5,500 बिलियन रुपए। जून 2019 में नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम कितना कलेक्ट कर पाए, और अब जब सर्कमस्टांसेस डिफरेंट थे तो अब क्या हम हदफ को पहुंच सकें? देखिए, उस वक्त हुकूमत का ख्याल था कि वो 4800 अरब कर लेते। चले 4800 नहीं करते तो 46 और 47 तक पहुंच जाते। ठीक है जनाब। अब तो 3908 यानी ये 3908 अरब रुपए। तो इसका मतलब ये है कि 3 सालों में आपका जो टैक्स रेवेन्यू है वो स्टेगनेंट रहा है। तो अगर 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 कोई कोई मिसाली कारकर्दगी होती तो ये 20% इजाफा होता। तो इसका मतलब है कोई 60% टैक्स जो है हम खो चुके हैं। और यकीनन आपने दुरुस्त फरमाया कि देखें, और ये 3808 का होना, 3908 का होना जो है, यानी ये इस बात ही की गम्माजी है कि अब आपकी मईशत पे ताला लग गया। अच्छा, अभी ये जो खुल भी रहा है तो आप देख रहे हैं कि मतलब जो खोलने वाले हैं उन्होंने जो औकात कार नाफिज किए हैं, और जो उन लोगों की ख्वाहिश है, आरजू है दुकानों वालों की कि क्या औकात कार रखे जाए, उसमें बड़ा तफावत है। और वो कह रहे हैं जी कि मतलब कोई ग्राहक ही नहीं आता हमारे पास। सुबह 9 बजे से आपने बिठा दिया और कहा कि 4 बजे बंद कर दो, वो 4 बजे के बाद तो लोग आना शुरू होते हैं। ठीक। तो ये अच्छा, फिर ये कि अब खौफ पैदा हो रहा है लोगों में दोबारा जो है, जब ये आप नंबर्स देख रहे हैं कि क्या नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं आज, यानी आपके पास 81, कोई कहता है 90 के अंदर है नंबर। अब कोरोना वबा के केसेस बढ़ रहे हैं, इसमें भी इजाफा हो रहा है, और लोगों में खौफ की फजा भी दोबारा से प्रिवेल कर रही है। रजा जो है, मतलब जो एक जज्बा होता है ना मईशत के कारोबार को चलाने का, और लोगों का
मतलब वो सब मुतासिर है। सेंटिमेंट लेकिन डॉक्टर साहब, अगर हम पॉजिटिव साइड की अगर बात करें तो ऑयल प्राइसेस हैं लास्ट ईयर $72 पर बैरल की ऑयल प्राइसेस आपके पास आ गई, $20 से $25 पर बैरल। इससे कितना बेनिफिट हुआ और अल्टीमेटली आपको पॉलिसी रेट को कम करना पड़ा, 13.25% से आप 8.25 पर आ गए। फिस्कल स्पेस, क्योंकि हॉट मनी ने कोई काम नहीं किया, तो डोमेस्टिक इकोनॉमी को चलाने के लिए कितना जरूरी होगा कि पॉलिसी रेट को मजीद नीचे लाया जाए? ऑप्शंस क्या हैं हुकूमत के पास? ये बड़ी अच्छी बातें आपने कही हैं। जरा इसमें तीन एक चीजें एक साथ शामिल हो गई, तो जरा इनको अब वो कर लें। पहले बात आप ये समझ लें कि यकीनन अल्लाह की रहमतों में से एक रहमत है कि इस मौके के ऊपर तेल की कीमत टूटी है, और इस तरीके से टूटी है कि मुस्तकबिल करीब में मैं नहीं देख रहा कि वो दोबारा जुड़ के वहाँ पे पहुँच जाएगी जहाँ पर आपने जिक्र किया। अच्छा, इससे हमारा जो पेट्रोलियम का बिल है वो निस्फ हो गया है। इस लिहाज से हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, उसके अंदर बड़ी 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 हमारे लिए मदद आई है। लेकिन साथ ही आपके एक्सपोर्ट्स आपकी गिर रही हैं, ठीक है ना। पिछले हफ्ते 52% गिरी हैं, और अब अगले हफ्ते अनाउंस होने वाली, यानी इस गुजरे हुए मई के अंदर वो कोई 32% गिरेंगी। तो ये बड़ी बड़ी आपकी जो है ना एक्सपोर्ट की। दूसरा ये कि अभी गो के मजमूई तौर पर पॉजिटिव है ग्रोथ रेमिटेंसेस में, लेकिन जो ये महीना आया है वो पिछले महीने के मुकाबले में, जो पिछले साल का यही महीना था, तो नेगेटिव ग्रोथ आई है। तो ये रेमिटेंसेस भी आइंदा 2 महीने के अंदर, इसमें हमें ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए कि ये हमें नुकसान होगा। अच्छा, तो अब हमें एक फ़ायदा हो गया इंपोर्ट साइड पर तेल में, और एडिबल ऑयल के अंदर भी फ़ायदा हुआ है। कमोडिटीज़ उमूमन गिरी हुई हैं, तो ये फ़ायदा बमुकाबला इन दो नुकसानात के मेरी नज़र में ये हमारे लिए अभी फेवरेबल रहेगा। और हमारा एक्सटर्नल अकाउंट जो है, साथ में आपने देखा कि IMF ने आपको $1.4 बिलियन दे दिए, और वर्ल्ड बैंक और ADB ये लोग भी आपके लिए काम करने के लिए आ रहे हैं, मेहनत करने के लिए। एक बात ये हुई। दूसरा, आपने देखा कि मुल्क में इन्फ्लेशन कम हुआ है, ठीक है ना। इन्फ्लेशन जो कम हुआ है, जो आपको याद है 14% पर पहुंच गया था, वहां से कम होकर आया है। और इन्फ्लेशन जो है अभी कोई यानी 9% है, और भी कम होगा मंथ, यानी पॉइंट ऑन पॉइंट। अब ये जो इन्फ्लेशन कम हुआ है, इसने ये मौका पैदा कर दिया कि जनाब वो 13.25% के ऊपर जो बिल्कुल जामिद था इंटरेस्ट रेट, वो कम हो गया। अच्छा, अब आपका सवाल ये था कि क्या ये 7-8% की जो है ये किफ़ायत करती है और हुकूमत के लिए जो है, बिजनेस वगैरह के लिए जो है माविन होगी? तो मैं समझता हूँ कि अभी इसमें थोड़ी सी गुंजाइश है, और ये सब का सब इस बात पर ही मुनसर है कि अगले ये जो हम आपके पास आइंदा मंडे को या ट्यूसडे को इन्फ्लेशन का नंबर आएगा, उससे हमें जो है मालूम होगा कि इन्फ्लेशन मजीद गिर रहा है नहीं गिर रहा। लेकिन डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए डॉक्टर साहब बात की जा रही है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी नहीं उठती तो मजीद रिडक्शन का मुतालबा है पॉलिसी रेट में। हुकूमत के लिए कितना वायबल होगा? क्योंकि एक तरफ अगर पॉलिसी रेट कम करते हैं तो बेनिफिशियरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होती है, इसके डेट रीपेमेंट कम पड़ती है, कर्जों का बोझ इससे कम पड़ता है, दूसरी तरफ हमारी सेविंग भी इससे मुतासिर है, तो सूरत हाल इतनी आसान तो नहीं है। देखिए, ये आपने दुरुस्त फरमाया कि मईशत के हर मामले के अंदर दो जहतें होती हैं। मतलब एक पॉलिसी से कुछ लोग नेगेटिवली मुतासर होते हैं, कुछ लोग मुस्बत मुतासर होते हैं, और पॉलिसी मेकर्स ने तो एक उमूमी जो मजमूई इसका नतीजा है उसके ऊपर नज़र रखनी होती है। तो इस वक्त जो है यानी जब 13.25% था, तो मतलब बिजनेस ने बहुत सफ़र किया। अब ये 8 पे आ गया है, 8 से भी नीचे आए तो ये बिजनेस के लिए अच्छा होगा। सेविंग्स वाले जो हैं, अब थोड़ा सा जो है वो इंतज़ार करें कि कोई वक्त दूसरा आएगा जब उनकी आमदनियाँ बढ़ेंगी। लेकिन देखें, जब इन्फ्लेशन कम है तो जो सेवर भी है उसका तकाजा इंटरेस्ट रेट के मुताबिक कम हो जाता है।
ठीक, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वक़ार मसूद साहब, साबिक सेक्रेटरी ख़जाना, हमारे साथ मौजूद थे और मुआशी तौर पर तमाम तर सिचुएशन पर बात कर रहे थे। हुकूमत के पास ऑप्शंस हैं, अब ये डिपेंड करता है कि क्या हुकूमत के लिए वाइबल है या नहीं। बजट भी आने वाला है, 12 जून अनाउंस की गई है डेट, उस दिन बजट आएगा। और साथ ही साथ ये देखना है कि IMF जो अब 800 अरब के नए टैक्सेस लगाने पर जोर दे रहा है, इसके बाद हुकूमत ऐसी मईशत के लिए जिसमें दमखमी नहीं है, हुकूमत क्या करेगी, हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है, ये अब वक्त के साथ हम देखते हैं कि हुकूमत की क्या पॉलिसीज आती हैं। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और वापस आने के बाद करेंगे टिड्डी दल के हमलों का जो खतरा पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है, अब शिद्दत आ गई है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। दुनिया के मुतादिद मुल्कों की तरह पाकिस्तान भी टिड्डी हमलों की जद में है। ये टिड्डियाँ बड़े पैमाने पर फसलों को तबाह कर रही हैं, जिसमें खुराक की किल्लत की परेशानी है कि खदशात हैं कि खुराक की किल्लत पैदा हो सकती है। ये टिड्डियाँ ईरान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुई थी और बड़े पैमाने पर अब फसलों को तबाह कर चुकी हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आम, कपास, चारा, गन्ने और मुख्तलिफ सब्जियों समेत दीगर फसलें तबाह हो रही हैं। जबकि NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के 61 अजला में टिड्डी दल ने डेरे जमा लिए हैं। बलोचिस्तान 31, खैबर पख्तूनख्वा 9, पंजाब 10 और सिंध के भी 10 अजला में टिड्डी दल ने मुतासरा हमले किए हैं और ऑपरेशन जारी है। इसके खिलाफ NDMA के मुताबिक 1127 टीम्स जो हैं इस ऑपरेशन में शरीक हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,90,000 हेक्टर रकबे का सर्वे भी हुआ है। इस मामले में वफाक और सिंध के दरमियान भी हमें नजर आता है कि वो भी एक पेज पर नहीं है। मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खत भी लिखा था, उसमें इमदाद की बात की गई थी। उस हवाले से क्या हो सका, इस पर भी बात करेंगे। और अगर थोड़ी सी फिगर्स की बात की जाए तो टिड्डी का जो गौल है वो रोजाना 35,000 इंसानों की खुराक खाता है और 1 किलोमीटर के रकबे में 4 करोड़ टिड्डियां हो सकती हैं। बाकी ममालिक में सोमालिया, इथोपिया, काज़िकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर है। से उन ममालिक ने इसे कैसे निपटा, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ पाकिस्तान में क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस पर हम बात कर लेते हैं। मुझे प्रोग्राम में टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है खालिद महमूद खोखर साहब ने, प्रेसिडेंट पाकिस्तान किसान इत्तेहाद हैं। खोखर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खोखर साहब, ये अब किसान का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला बन चुका है। इस पर काबू नहीं पाया गया तो आने वाले दिनों में खुराक की किल्लत पैदा हो सकती है, ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। पिछले साल ये मसला चल रहा था, अब इस मसले ने शिद्दत इख्तियार की है या ये मसला उस तरह से हाईलाइट नहीं हो सका था? ये पिछले साल ये हुआ था, पिछले साल आई थी, लेकिन होता यह है कि जब ये टिड्डी आती है और उसके बाद एक सीजन आता है, उसके बाद ये वापस चली जाती है। मौसमी हालात की वजह से बलूचिस्तान में बारिशें हुई, ये वापस ना जा सकी। इसने फिर यहीं पे एग्लिंग की, यहीं पे इसके बच्चे पैदा हुए और यहीं से वापस आ गई। ये हुआ जी। जहां तक इसके नुकसान का खर्चा है, देखें दुनिया में नंबर 1 पे जो होता है ना किसी भी हुकूमत की प्रायोरिटी में, फूड सिक्योरिटी है। बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे आती है और इससे हमें कहत साली का खर्चा है। और जो अब FO की रिपोर्ट है कि अगले महीने जून और जुलाई में ईरान, मस्कत, यमन, इस इलाके से और कोल इसके आ रहे हैं बहुत ज्यादा, जिससे बहुत ज्यादा खर्चा आते हैं और जिसकी वजह से काश्तकार बहुत परेशान है। मैं आपको अर्ज करता चलूं, हुआ ये है कि पाकिस्तान का जो टोटल रकबा है वो 7,96,000 मुरबा किलोमीटर है, जिसमें 3 लाख मुरबा किलोमीटर रकबा ऐसा है जहां पे ये एग्लिंग कर सकती है, जिसमें 60% रकबा आता है इसका बलूचिस्तान का, 25% सिंध का और कोई 15% आता है पंजाब का। और उस जी एग्लिंग करती है सहराई रकबे में, रेगिस्तानी रकबे में, चुलिस्तानी रकबे, इससे इसके जाके अंडे देती है। इसको कंट्रोल करने का तरीकाकार भी यही कि इसको वहीं जब अंडा निकलता है उसके बाद इसकी 4 स्टेजें आती हैं जमीन पे ऊपर, तो इसको वहीं पे कंट्रोल कर। अगर वहां कंट्रोल ना सके, आगे मैदानी इलाके में आके ये कंट्रोल नहीं हो सकती। दैट्स इम्पॉसिबल। जहाँ पे फसलें हैं, आबादी है, वहां पे न जहाज से स्प्रे हो सकता है, न किसी और तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। बहरहाल अच्छा खोखर साहब, इस हवाले से गालिबन 60s में एक डिपार्टमेंट भी बना था, प्लांट प्रोटेक्शन लोकस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट की क्या अफादियत है, किस तरह से काम कर रहा है, ये कर भी रहा है या नहीं कर रहा? मैं आपको अर्ज करूं जी, ये डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन लोकस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट बना था 60s में, ठीक है जी। अब उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए उस डिपार्टमेंट की, क्योंकि उस डिपार्टमेंट के पास जो 4 व्हील व्हीकल है उसके पास मेरे ख्याल में 18-19 होगी जो 400 होनी चाहिए। उसके पास टेक्निकल लोग 20-25 हैं जो 300-400 होने चाहिए। उसके पास जहाज है नहीं जो कम से कम 25 जहाज उसके पास होंगे, नहीं कि उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग होने वाली है इस वक्त, क्योंकि पिछले इस 30-40 साल में उस डिपार्टमेंट में किसी किस्म का कोई ख्याल नहीं किया गया। किसी वक्त हमें जरूरत पड़ सकती है इस डिपार्टमेंट की इस वक्त, इसलिए
उस डिपार्टमेंट से लेके इस वक्त ये सब्जेक्ट एनडीएमए को दे दिया गया 1 जनवरी से। मैं आपको अर्ज करूं कि ये कितना इस वक्त इम्पोर्टेंट है। आप खुद देखें कि जब 9/11 हुआ तो पाकिस्तान में पाबंदियां लगी, ये ज़राअत ही थी, गंदम थी खाने के लिए कि मुल्क चलता रहा। आपने एटमी धमाका किया, पाबंदियां लगी, गंदम थी खाने के लिए, सब्जियां, हर चीज खाने के लिए थी। आपने 17 साल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, आपके पास खाने पीने के लिए सब कुछ था। अभी आपने 2 माह लॉकडाउन किया कोरोना की वजह से, कोई शख्स अल्हम्दुलिल्लाह भूखा नहीं सोया। किसी मुखैर हजरात ने, हुकूमत ने, किसी न किसी ने उसकी सपोर्ट की है। गंदम थी, खाने के लिए सब्जियां थी, हर चीज थी, तो उसको मिली है ना। तो खोखर साहब, फिर आने वाले दिनों में क्या नुकसान हो सकता है? कितनी खुराक की किल्लत इससे पैदा हो सकती है? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी 2 रोज पहले, उसके बाद भी कुछ हुआ? मैं आपको अर्ज करूं, मैं अब जो एफओ की रिपोर्ट है, ठीक है जी, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक तो पाकिस्तान में 1000 अरब रुपए का नुकसान हो सकता है फसलों का इससे। सही, वो 1000 अरब का नुकसान। तो हुकूमत खोखर साहब इसको रियलाइज करने में अभी तक नाकाम क्यों है? बड़े ममालिक जो हुकूमतें होती हैं, उन ममालिक के वो इसके लिए बाकायदा तौर पर बजट रखा जाता है, करोड़ों का बजट होता है। अगर इस तरह का मसला हो तो किसानों को दिया जाता है, इस हवाले से बाकायदा तौर पर पॉलिसीज बनाई जाती हैं। यहाँ पर क्यों नाकाम है? देखिए जी, पिछले चंद दिनों से इसे सीरियस हुकूमत में लिया जा रहा है, उससे पहले बिल्कुल नहीं था। हम पिछले साल चीखते रहे, लेकिन उस वक्त इस पे काम नहीं हुआ। अगर उस वक्त हो जाता तो मेरे ख्याल में आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। अब पिछले कुछ दिनों से इस पे काफी सीरियसली काम हो रहा है, और जब होगा तो फिर हम आपको बताएंगे कि यहाँ यहाँ हो चुका है, क्योंकि कुछ इलाकों में इन्होंने कुछ 2-2.5 लाख एकड़ पे स्प्रे भी किया है इसके ऊपर। लेकिन इसमें जो असल आगे बात आनी है ना, वो ये है कि हमें अकेले हुकूमत या रियासत को नहीं छोड़ना चाहिए, पूरी कौम को इसमें शामिल होना चाहिए। मैं बल्कि हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि वो पूरी कौम को इसके लिए तैयार करें। ये एक ऐसी जंग है जो पूरी कौम मिलकर लड़ सकती है, अकेली हुकूमत नहीं लड़ सकती। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। ईद वाले दिन मैंने अपने गांव में ईद नमाज पढ़ी है, उसके बाद पता चला जी कि हमारे कपास के ऊपर टिड्डी दल आ रही है। हम लोगों के साथ वहां पहुंचे हैं, वहां पे वही पुराना तरीका, ढोल बजा, ड्रम बजा, ये कर वो कर, भगाने में कामयाब। वो हर शख्स ने इस तरह भगाई है, इसलिए इससे कम नुकसान हुआ है, वरना बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका होता। अभी जो इसने नुकसान किया, इसने कपास का नुकसान किया, मूंगी की फसल का नुकसान किया, तिल की फसल का नुकसान किया, कहीं आम के बागात का नुकसान किया, मक्की की फसल का नुकसान किया। लेकिन जो अगली आ रही है उसका नुकसान का अंदेशा बहुत ज्यादा है। तो इसमें इंतहाई किस चीज की जरूरत है? कौमी लेवल पर क्या करने की जरूरत है? क्या प्राइवेट कंपनीज में इसमें कुछ अमल दखल है उनका भी? जी देखिए जी, मैंने हुकूमत को रिक्वेस्ट की है कि जितनी प्राइवेट कंपनी, पेस्टिसाइड कंपनी है, फर्टिलाइजर कंपनी है, सीड कंपनी है, एप्टमा, इन सब लोगों को शामिल किया जाए, क्योंकि इनके पास 10 लोग हैं, इनके पास सबके पास एमएससी एग्रीकल्चर, इनके पास 4 व्हील व्हीकल है। कम से कम जाके लोगों को तैयार करे, किसानों को तैयार करे। किसानों के पास मशीनरी है, मैं आपको अर्ज करूं, किसानों को तैयार करना चाहिए, उनकी तैयारी करवाएं। किसानों के पास जो हम बागों पे स्प्रे करते हैं जेक्टो मशीन से, जब रात को ये दरख्त हो उससे हम स्प्रे कर सकते हैं। अगर फर्ज किया किसी काश्तकार के जिम्मे हो कि जनाब अगर आपके 5 किलोमीटर अंदर कहीं बैठी होगी तो आपको इतला देंगे, आप फौरी अपने ट्रैक्टर और मशीन लेके पहुंच जाएंगे स्प्रे करने के लिए। अच्छा, बाकी ममालिक में अगर सोमालिया, इथोपिया, काजिकिस्तान वो मुल्क है जो सबसे ज्यादा इससे मुतासिर हो, वहां पे किस तरह से इससे छुटकारा पाया गया? जी उन्होंने भी कौमी तौर पे किया है जी, पूरी कौम शामिल होती है। कभी अकेली हुकूमत नहीं, इसमें पूरी कौम को शामिल होना पड़ता है, उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो अभी जो आपने गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2 रोज पहले, उसके बाद आपसे कोई राबता किया गया, कोई इस हवाले से कुछ पेशरफ्त हुई? जी मेरे साथ सारे डिपार्टमेंट राब्ते में आए हैं जी, सबसे मेरी बात हुई है और मैंने सबसे गुजारिश की है कि आए, पूरी कौम मिलकर इस पे काम करते हैं। पूरी कौम, ये कौम का मसला है, पूरी पाकिस्तान की रियासत का मसला है, पूरी फूड सिक्योरिटी और जानवर, और सिर्फ इंसानों नहीं, जानवरों की फूड सिक्योरिटी का भी इशू है इसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खालिद महमूद खोखर साहब सदर हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, इस हवाले से बात कर रहे थे। ये किसानों का मसला नहीं है, ये पूरी कौम का मसला है। कौमी लेवल पर इस हवाले से इकदाम करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ अगर जो खुराक की किल्लत का कच्चा पैदा किया जा रहा है, इसके बाद खुराक की किल्लत पैदा होगी, पाकिस्तान की मैशत भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होगी। तो मजमूई तौर पर तमाम तर प्राइवेट कंपनीज़ को भी इसमें आना चाहिए, पूरी कौम को इसमें अमल दखल होता है, उसके बाद इससे छुटकारा पाया जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि सूरत हाल बेहतर हो और हमारा मुल्क तरक्की करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।